नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा आज से शायद 2 हफ्ते पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि आप मुझसे जो भी सवाल हो आपके वो पूछ सकते हैं और उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो कि एक Q&A वीडियो होगा, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है करण का। करण कहते हैं, वाई आर यू नॉट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड फ्रॉम व्हेन यू विल पोस्ट रेगुलर वीडियोस। ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे ही लोगों का है जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस को, तो वो सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीक एवरी संडे मैं कम से कम एक वीडियो पोस्ट करूँ, और क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा होता है तो मैं वीडियो क्रिएट करना, एडिट करना, ये सारे काम मुझे खुद करना पड़ता है, तो कभी कभी किसी वीक गैप हो जाता है। लेकिन आई प्रॉमिस कि अक्टूबर से किसी भी वीक गैप नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगला सवाल है रोहित ठाकुर का। रोहित पूछते हैं, सर प्लीज़ मेक अ ज़ेन योगा वीडियो फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रोहित, मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करें कि इस टॉपिक पे कितने लोग वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं इस पे पूरी तरीके से रिसर्च करके एक वीडियो बना पाऊँ। दोस्तों, अगला सवाल है जया दास का। जया दास पूछती है, हेलो सर, आई एम डूइंग 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग फॉर लास्ट 2 months बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। ये उनका पहला सवाल है। नंबर 2, आई एम अफेक्टेड बाई सिचुएशंस एंड पीपल, हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ दिस। और उनका तीसरा सवाल है, पास्ट थिंग्स डिस्टर्ब माई प्रेजेंट बैलेंस। जया, 2 महीने में 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का कोई ऐसा रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा जो कि बहुत ही मिरेक्युलस होगा। इस 3 स्टेप ब्रीदिंग को सीखने के लिए ही आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने बाद तो आपकी जो ब्रेथ है वो एक प्रॉपर रिदम में आ पाएगी। यानी कि हम लोग जो कि ब्रीदिंग कर रहे हैं वो करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, और उस ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करने में ही हमें 6 महीने लग जाते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के प्रोसेस से। और इस प्रोसेस में आपको अपने पेट पे एक किताब रखनी होती है, नाभि के नीचे वो किताब नहीं जानी चाहिए, और उसके बाद फिर लेट के आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है, और आपका पूरा फोकस अपने ब्रेथ पे होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे, जब आप कम से कम 6 महीने इस प्रैक्टिस को करेंगे और रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट आप करें, किसी भी समय आप कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जब आप इस प्रोसेस को करें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को, तो आपका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ ना हो, आपका पेट हल्का रहे। तो पेट जब खाली रहेगा तब आप अच्छे तरीके से उस पर एक भारी किताब रख के कर सकते हैं। जिन लोगों को भारी किताब से डिस्कम्फर्ट फील होती है वो हल्की किताब भी रख सकते हैं, और कभी कभी मैं तो किताब भी नहीं रखता, ऐसे ही करता हूँ। इनिशियली मैं किताब रख के करता था। तो इसमें ये एक मेडिटेशन के प्रोसेस की तरह ही है। आप अपने ब्रेथ को वॉच कर सकते हैं, या आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जब आप अपने ब्रेथ को इस प्रोसेस में वॉच करने लगेंगे तो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में कितनी हो रही है। अगर आपकी जो ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में 17-18 से कम होने लग रही है, तो आप समझे कि आपको फ़ायदा हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। 2 महीने में आपको ये खासे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं जया के दूसरे सवाल पे, जो उन्होंने पूछा है, आई एम अफेक्टेड बाई सिचुएशंस एंड पीपल, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस। जया, ये सवाल हम सभी का है, और हम सभी कहीं ना कहीं लोगों से या सिचुएशंस से अफेक्टेड होते हैं। मैं भी होता हूँ, और पास्ट में मैं भी हुआ हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन सिचुएशंस को या उन लोगों को टैकल ना कर पाएँ। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो है ऐसी किताबों को पढ़ना, उनसे सीखना कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। अगर कोई सिचुएशन अभी ख़राब है तो उस सिचुएशन को डील करने के बारे में सोचे, ना कि उस सिचुएशन से परेशान हो। तो ये चीज़ मैंने पावर ऑफ नाउ जैसी किताबों से सीखी है और आपको भी ये सीखनी पड़ेगी। ये भी एक तरीके की स्किल है कि अपने माइंड को आप कैसे एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है इसमें। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अगर आप कंटिन्यू करें कम से कम 6 महीने तक तो आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सिचुएशंस तो लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर आपका माइंड और उसके थॉट्स जब आपके कंट्रोल में होते हैं तो उन सिचुएशंस को आप इजीली ओवरकम कर पाते हैं। तो आप इन सिचुएशन से अपना पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। जब तक लाइफ है, जब तक ये फिज़िकल फॉर्म है, तब तक अलग अलग सिचुएशंस हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमें उन सिचुएशंस के लिए खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। हम सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें काम करना है खुद के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, ताकि हम उन सिचुएशंस को ओवरकम ईजीली कर पाएँ और उनसे हमारी सफ़रिंग ना बढ़े। तीसरा आपका क्वेश्चन है पास्ट थिंग्स डिस्टर्ब माई प्रेजेंट बैलेंस। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। आपके हाथ में जो अभी काम है उस काम को आप अपने पूरे 100% डेडिकेशन के साथ करें और अपने माइंड को, जब भी आपका माइंड उन पास्ट चीज़ों के बारे में सोचता है तो उससे अपने माइंड को हटा के कॉन्शियसली अपने प्रेजेंट काम पे ले आएं। यही एक तरीका है इससे डील करने का, और जितना आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस, आपका माइंड उतना ही प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेगा। तो इसे डील करने का यही तरीका है कि पास्ट के बारे में सोचे नहीं। अगर थॉट्स आते भी हैं तो उन थॉट्स को बस जाने दें, उनके बारे में फिर सोचने ना बैठे। अभी जो काम है आपके हाथ में, बस उस पर ध्यान दें। प्रतीक त्रिपाठी का एक सवाल है, वाई वन शुड फॉलो फॉर स्पिरिचुअलिटी वेदांत, उपनिषद, गीता, ज़ेन योगा। प्रतीक ये पूछना चाहते हैं कि कोई इन सारी किताबों को, वेदांत को, ज़ेन योगा को, गीता को फॉलो क्यों करे। तो ये सवाल भी काफ़ी सारे लोगों का है, सिर्फ प्रतीक का ही नहीं है कि हम क्यों स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, हम क्यों इस झंझट में पड़े। अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो फिज़िकल लाइफ है, ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, इसमें सफ़रिंग्स है। अगर फिज़िकल फॉर्म है तो कभी ना कभी आपको सफ़रिंग होगी, और फिज़िकल सफ़रिंग के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनकी मेंटल सफ़रिंग भी होती है। सिचुएशंस के वजह से, लोगों के साथ अगर माइंड की फ्रीक्वेंसी मैच ना हो तो उसकी वजह से, मतभेद की वजह से सफ़रिंग होती है। और जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इस सफ़रिंग से, और जो ये सारी सफ़रिंग है वो हमारे इस फिज़िकल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, हमारे इस फिज़िकल फॉर्म से जुड़ी हुई है। तो जब ये हम समझ पाते हैं इन किताबों को पढ़ के, तभी हम अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, ताकि हमारा माइंड इन सारी चीज़ों में उलझे नहीं, और हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं हमारे लाइफ में, हम उन ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से अपने 100% एफ़र्ट के साथ परफॉर्म कर पाएँ। रिज़ल्ट कुछ भी हो, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है कि हमारी जो ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करना, जो कि कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं गीता में कि तुम अपने कर्म को 100% ऑनेस्टी के साथ करो। फल का कंट्रोल नहीं है तुम्हारे हाथ में, फल जो भी आएगा तुम उस फल को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर हम अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने रिज़ल्ट से जोड़ के कुछ करते हैं, वहीं पे हमारी सफ़रिंग बढ़ जाती है, और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और जब आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ,
तो मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे इसमें कितने सारे व्यूज़ आएंगे या क्या होगा। मैं बस चाहता हूँ कि जो भी इंसान इन वीडियोस को देखे उसे कुछ लाभ मिले, उसे कुछ वैल्यू मिले। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे कितने व्यूज़ आएंगे या क्या होंगे, क्योंकि मेरी जो डिज़ायर है उससे अटैच्ड नहीं है। अगर ऐसी होती तो फिर मैं 2-3 वीडियोस बना के ही रुक जाता। मैं क्यों बना रहा हूँ ये सारे वीडियोस? क्योंकि मुझे जो चीज़ पता है, जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, मैं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी को भी वो सारी चीज़ें हेल्प करे। आई थिंक प्रतीक, आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आप भी अपने लाइफ में आपकी जो भी ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करें, एक्सपेक्टेशंस को उसके साथ अटैच ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 100% दे पाएंगे अपने सारे काम में, और अपने लाइफ में आप 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे, चाहे वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। और लाइफ में आपको सफ़रिंग भी कम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सफ़रिंग मोस्टली मेंटल होती है। अगला सवाल अजय का है। अजय पूछते हैं, ज़ेन योगा क्या कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी सिखा सकती है? क्या उसके अलावा भी हम किसी जीवित गुरु या पास्ट गुरु से सीखना चाहिए? हाउ शुड वी अप्रोच ज़ेन योगा एज अ बुक ऑफ नॉलेज और समथिंग एज अ मास्टर लाइक आशीष सर सेज? It is from Future Avatar. I personally feel it is very helpful but is not complete guru in a form of book. तो अजय ये पूछना चाहते हैं कि ज़ेन योगा क्या एक कंप्लीट गुरु या कंप्लीट एक ऐसी स्पिरिचुअल गाइड है जिसको हम फॉलो करके इनलाइटेंड हो पाएंगे या नहीं? अजय, ऐसा आशीष सर नहीं कहते हैं कि ज़ेन योगा जो है वो एक फ्यूचर अवतार के द्वारा लिखी गई है। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। ये आशीष सर के वर्ड्स नहीं हैं जो इस बुक में हैं। आशीष सर उस चीज़ को पढ़ के आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो किताब है ये फ्यूचर अवतार के द्वारा लिखी गई है। ऐसा इस किताब में लिखा है। अगर आप इस किताब के एक एक पन्ने को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसमें मेंशन है, फ्यूचर अवतार का नाम भी मेंशन है। और जहाँ तक सवाल है ये किताब एक स्पिरिचुअल गाइड है या नहीं, तो अगर आप इस किताब के हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये किताब अपने आप में एक कंप्लीट स्पिरिचुअल गाइड है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस किताब को एक गुरु माने या नॉलेज माने। आप इस किताब में जो भी लिखा है उस एक एक वर्ड को बारीकी से समझने की कोशिश करें। अगर आपको वो समझ में आती है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आप कुछ मानिए मत, आपको कुछ मानना नहीं है। मैंने भी जब ये किताब उठाई थी, पढ़ी थी, तो मैंने कुछ मान के नहीं पढ़ा था। मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये किताब उठा के पढ़ा था। पहली बार पढ़ने के बाद तो मैं पूरी तरीके से अमेज्ड रह गया था इस बुक में जो भी लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ते पढ़ते वो सारी चीज़ें अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करके देखा, एक्सपेरिमेंट किया, एंड ये सारी चीज़ें सच हैं जो इस किताब में लिखी गई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप के साथ इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सिर्फ पढ़ लेना और पढ़ के जज करना ये कहीं ना कहीं गलत है। आप किसी चीज़ को जज ना करें। आपका माइंड ओपन होना चाहिए जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो ज़ेन योगा हो, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो पावर ऑफ नाउ हो, चाहे वो कृष्ण मूर्ति हो, या किसी भी इंसान को जब आप पढ़ते हैं, उसके किताब को पढ़ते हैं, तो आप बस फोकस करें उसके टीचिंग्स पे। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप अभिषेक पे फोकस ना करें, अभिषेक के वर्ड्स पे फोकस करें, उन टीचिंग्स पे फोकस करें जो मेरे थ्रू जा रही है। जब तक आप किसी गुरु से अटैच्ड होके सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर आपको कोई अथॉरिटी चाहिए सीखने के लिए, आप किसी को अथॉरिटी मानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। कृष्ण मूर्ति भी ये कहते हैं। तो आप ओपन माइंड से
हर चीज़ को सीखें, सीखने की इच्छा रखें। अपने दिमाग में जो आपकी जो क्यूरोसिटी है उसको हमेशा बनाए रखें। अगर आपको ज़ेन योगा से पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है तो आप बाकी किताबों को भी पढ़ें। जब आप सारी किताबों को पढ़ेंगे ना तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और आप अपने पाथ पे प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपने यहाँ पे ये भी पूछा है अजय कि जीवित गुरु या पास्ट गुरु से सीखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरे लाइफ में अभी तक अगर कोई गुरु आया है तो वो सारे गुरु ही किताबों के फॉर्म में आए हैं। किताबों की जो टीचिंग्स है वही मेरे लिए गुरु है। वही कृष्ण है, वही कृष्ण मूर्ति है, वही पीजे सहर है। मुझे पता है कि अगर मैं इस पाथ पे हूँ तो ये उस डिवाइन पावर जिससे ये सारी क्रिएशन चल रही है, ये उसकी ही विल है। यहाँ पे जो हो रहा है और मेरे थ्रू भी जो काम हो रहा है वो भी उस डिवाइन के विल से ही हो रहा है। और आप तक कोई भी अगर स्पिरिचुअल टीचिंग पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई रीज़न है जिसके वजह से वो टीचिंग आप तक पहुंची है, क्योंकि आपको ये नेचर कुछ सिखाना चाहती है, आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहती है, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, तभी आप तक वो चीज़ें आ रही हैं। आप जिस चीज़ के लिए अभी रेडी है आप तक वो सारी चीज़ें ही अभी आएंगी। और जब आप पूरे तरीके से तैयार होंगे किसी फिज़िकल गुरु के लिए भी, या ऐसे गुरु जो आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में या सटल बॉडी में भी आपकी हेल्प करें, तो उस समय में वो टीचर भी अराइव होंगे आपके लिए। अगला सवाल गौतम रॉय का है। गौतम पूछते हैं, अगर 1 साल में पिता, माँ और वाइफ की डेथ हो जाए, कोई और फैमिली मेम्बर या बच्चे ना हो, तो इस शॉक से कैसे निकला जाए? मेरे साथ ये हुआ है। गौतम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन के मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ जिस सिचुएशन में आप हैं, तो मुझे आपकी जो पीड़ा है वो समझ में तो आ रही है, लेकिन उस पीड़ा को आप ही महसूस कर सकते हैं। समय तो लगेगा, समय लगेगा इन जो भी आपकी जो लॉस हुई है उस लॉस से उभरने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जब आप अपने आप को इस फिज़िकल फॉर्म से, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन जब कम होने लगेगी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो दुख है उसे झेलने की आपको हिम्मत मिल पाएगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय जाएगा और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अपने आप को देखेंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज से 2-3 साल बाद वो यादें तो रहेंगी आपके साथ, मेमोरीज़ रहेंगी और वो दुख भी रहेगा, लेकिन उसे झेलने की आपको हिम्मत तब तक आपको मिल जाएगी। और आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते रहें। आपके मन में जो भी सवाल है आप अपने मेडिटेशन में उन सवालों को पूछते रहें, तो आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे। आई होप आपके इस सवाल का मैं आंसर दे पाया हूँ। अगला सवाल शंकर साहा पूछते हैं, सर आपने प्रॉमिस किया है कि आप सबकी सवालों का जवाब देंगे, तो प्लीज़ मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे अंदर डीप इमोशंस कहाँ से पैदा होते हैं? कभी किसी को खोने का गम या कभी किसी को पाने की खुशी। तो ये सारे इमोशंस हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? ये जो सारे इमोशंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे समझ में आता है कि अगर कुछ लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं तो
जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है, एक डोपामिन का रिलीज़ होता है हमारे माइंड में जो कि हमें बहुत खुशी देती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तो हमें दुख होता है। तो आप देखेंगे कि एक ही एक्सपेक्टेशन से ये दुख और खुशी, ये इमोशंस, दोनों इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो जाती है तो आपको एक अलग इमोशन का एहसास होता है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तो आपको अलग एक इमोशन का एहसास होता है। इसे ही राग और द्वेष कहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हमें इन चीज़ों से ही ऊपर उठना है, जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम हो। अगर कुछ मिल गया तो भी मैं एक पीसफुल स्टेट में हूँ, अगर कुछ ना मिला या फिर कुछ चला गया तो भी मैं एक पीसफुल स्टेट में हूँ। वो स्टेट स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। और जहाँ तक इमोशंस का सवाल है, ये आते कहाँ से हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे जो सेंटर्स हैं उनके इंटरप्ले से ये इमोशंस आते हैं। हमारा ई सेंटर अगर डोमिनेटेड है तो ऐसे इमोशंस हमें डोमिनेट करेंगे। और हालांकि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो सारे जो सेंटर्स हैं आई, ई, एस और एम, इनका जो रेशियो है अगर आप देखें 2-4-8-2 में बटा हुआ है, जहां ई सेंटर का रेशियो 4 है जो कि एस सेंटर से हाफ है। तो सबसे पहले तो ई और एस ये दोनों मिलके ही सारे काम को अंजाम देते हैं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। और यहीं पे हमें ये सीखना होता है कि हम अपने आई सेंटर के इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएं और ई और एस सेंटर को आई सेंटर से कैसे कंट्रोल करें, बजाय कि आई सेंटर ई और एस सेंटर से कंट्रोल हो। और जब हम ये सीख लेते हैं आई सेंटर से इमोशंस और सेक्स सेंटर को कंट्रोल करना, तब हमें उस मेंटल इक्विलिब्रियम का एहसास होने लगता है, और तब हमें इन सारी चीज़ों से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। ये इमोशंस अगर 1 मिनट के लिए आते भी हैं तो हमें वो दिखता है कि ये इमोशंस रियल नहीं हैं। रियल तो वो स्टेट है हमारे माइंड का जो एकदम एक इक्विलिब्रियम में रहता है, जो अनफेज्ड रहता है, और जो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। अगला सवाल धनपति पांडे का है। पूछते हैं कि मन का स्वर शरीर के अंदर कहाँ से उत्पत्ति होती है? मन खुद नॉन स्टॉप क्यों बोलता रहता है? इसका आंसर एक्चुअली ज़ेन योगा में है। नॉट ओनली ज़ेन योगा में, अगर आप नॉर्मली अगर आप माइंड के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो माइंड है और हमारे माइंड का जो सेक्शन 1 है स्पेशली, जिसका एक्सेस और जिसका रिलेशन हमारे एनाटॉमिकल ब्रेन के साथ है, जो सबसे क्लोज है हमारे एनाटॉमिकल ब्रेन के, उस माइंड का काम यही है कि वो पिक्चर्स फॉर्म करे। वो इसी चीज़ के लिए बना है, वो इसी चीज़ के लिए बना है कि वो मेमोरीज़ को स्टोर करे और वो किसी भी इम्पल्स को रिसीव करके पिक्चर माइंड में फॉर्म करे और थॉट्स को प्रोड्यूस करे। तो ये उसका काम ही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पेंटर का काम है पेंटिंग करना, ऐसे ही हमारा माइंड जो है इसका काम ही है पिक्चर्स क्रिएट करना, मेमोरीज क्रिएट करना और थॉट्स क्रिएट करना, इम्पल्सेस को डिकोड करना। और ये तब तक करता रहेगा जब तक हमें माइंड के सेक्शन 2B का एक्सेस नहीं मिल जाता। जब तक हम अपने माइंड के सेक्शन 2, 3 और 4 को फॉर्म नहीं कर लेते, तब तक हमारा माइंड का जो सेक्शन 1 है, जिसके अंदर IESM ये चारों सेंटर्स हैं, ये सेक्शन पिक्चर्स फॉर्म करता रहेगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ज़ेन योगा या फिर योगा के यम, नियम, आसन और प्राणायाम को फॉलो करके प्रत्याहारा के स्टेज को क्रॉस कर पाते हैं, जिसे ज़ेन योगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं, तो आप सेक्शन 2B को फॉर्म कर पाते हैं, जहाँ पे आपको ये कैपेबिलिटी मिलती है कि आप उस स्टेज के बाद से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे किसी एक थॉट पे। तब आपका जो माइंड का सेक्शन 1 का कंट्रोल भी सेक्शन 2 के पास चला जाता है, जहाँ पे पिक्चर फॉर्मेशन जो है वो
मिनिमाइज हो जाती है और कहीं ना कहीं माइंड हायर सेक्शन से डोमिनेट होने लगता है और आई सेंटर की इंटेंसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में आपका जो माइंड है और आपके माइंड का जो चैटर है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको यम नियम आसन और प्राणायाम पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। नितिन वत्स पूछते हैं कि 3 स्टेप ब्रीदिंग से स्टमक पेन होता है? जब मैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करता हूँ तो मुझे कोई स्टमक पेन नहीं होता है। मैंने भारी किताब भी अपने पेट पे रखा लेकिन उससे भी मुझे कोई स्टमक पेन नहीं होता। तो अगर आपको कोई स्टमक पेन इससे हो रहा है तो आप बिना किताब के इसे कोशिश करें करने की, और कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से किताब को अपने पेट पे रखते हैं जिसके वजह से आपको स्टमक पेन हो रहा है। BABY बेबी ने क्वेश्चन किया है, हमको कौन से वक्त में सोना चाहिए और उठना चाहिए और कैसे फूड खाएं? आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी ज़ेन योगा जब सीरीज़ कवर मैं कर रहा था तो उसमें मैं दे चुका हूँ, उसके चैप्टर वाइज सीरीज़ में, जहाँ पे एक स्लीप के लिए डेडिकेटेड वीडियो है और फूड के लिए भी है। उन वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस वीडियो में, और मैं उन सारे सवालों के लिए भी वीडियो क्रिएट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।